क्या रणनीति नजर आ रही है? बेशक लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकार की पूरी कोशिश है कि उस बिल को किसी तरह से पास करा लिया जाए और इसके लिए बकायदा बीजेपी से भी बात कर ली गई है। बीजेपी ने आज सुबह एक बैठक की है। बैठक में वो खास तौर से 4 चीजों को रखा है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार को ये बातें मान लेनी चाहिए। पहला कि जो पैकेज देना चाहिए, आर्थिक पैकेज देना चाहिए। दूसरा, जो रेवेन्यू डेफिसिट हो उसको कंपनसेट किया जाए। तीसरा, जो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वहां पे लाइफलाइन माने जा रहे हैं उसका बंटवारा किस तरह से हो, इसके लिए जरूरी कि उन सारे जो स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में घोषित कर दिया जाए। इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसका बराबर में बंटवारा किया जाएगा कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट जो है वो हैदराबाद में, और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी होने जा रही है। इसलिए इस तरह के एम्स हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उसको एस्टेब्लिश किया जाए। हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे विजय चौक का नजारा। विजय चौक आपके पास बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, बिल के अलावा विकास पैकेज का ऐलान भी संभव है और साथ ही साथ तेलंगाना बिल पर 37 संशोधन लाएगी सरकार, यानी 37 अमेंडमेंट तेलंगाना पुनर्गठन विधेयक में सरकार की तरफ से लाए जाएंगे। अमित, मुमकिन है कि 37 अमेंडमेंट लाएगी सरकार? इससे पहले बेशक इसे आंध्र प्रदेश विधानसभा ने खारिज कर दिया हो। इन 37 अमेंडमेंट और संशोधन के माने लाएंगे जो बिल बीजेपी और दूसरे पार्टियों से मिलकर जो तय हुआ था, उस बिल में कई तरह की बातें रखी गई थी। पैकेज के अलावा जो कई तरह की जो आर्थिक मदद होनी थी, इसके अलावा बंटवारा किस तरह से होगा, कई ऐसी बातें थी उसमें थी। लेकिन जो बिल यहाँ पेश किया गया है संसद के भीतर, वो बिल नहीं था। उसमें कई बदलाव थे। जब ये पूछा गया विपक्ष ने, कल बीजेपी ने भी उनसे पूछा, तो बताया गया कि ये वो बिल है जो आंध्र प्रदेश की विधानसभा में पास करने के लिए भेजा गया था। तो इसलिए उसमें कई बदलाव करने हैं। खुद जब बीजेपी के दूसरे नेता और दूसरे नेताओं ने अपने प्रपोजल्स रखे कि इन सब बातों को रखनी पड़ेगी, इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में, एजुकेशन के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, गवर्नर कैसे उसको एक कैपिटल को स्टेट हैदराबाद को कैपिटल बनाया गया दोनों स्टेट्स के, और फिर कैसे उस पर रूल किया जाएगा, इन सारी चीजों को एकोमोडेट करने के लिए करीब 33 जो अमेंडमेंट्स है वो सरकार लाने जा रही है, जिसमें सारी जो विपक्ष की मांगे हैं, बीजेपी की खासतौर से मांगे, उन्हें पूरा किया जाएगा। और विपक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो इस बिल का समर्थन करेगी। बस कुछ चीजों की वो मांग कर रही थी, तो उन बातों का एकोमोडेट किया जाएगा। उम्मीद है कि इसके बाद सदन में ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अब किस तरह से फ्लोर मैनेजमेंट होता है कि हो हंगामे के बीच, हालांकि सिर्फ वो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, बाकी 17 जो सीमांध्रा के जो सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले सांसद थे उन्हें बाहर किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद हो हंगामे हो रहे हैं, तो उसके बीच कैसे सरकार इसको पास कराती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी बात, बीजेपी ने भी कहा है कि हाउस को ऑर्डर में रखा जाए। जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे वो तेलंगाना के हो या सीमांध्रा के हो, उन्हें भी इस चर्चा में, इस बहस में हिस्सा लेने को मौका दिया जाए। कांग्रेस बखूबी समझ रही है क्या? अगर बीजेपी बेशक सैद्धांतिक रूप से इस बिल के समर्थन में राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई, अपने दर्शकों को बता दें। अमित, मेरा सवाल यही कि इसके बाद के जो परिणाम होंगे, चाहे वो किरण कुमार रेड्डी का इस्तीफे के तौर पर हो या किरण कुमार रेड्डी उसके बाद पार्टी बना लेते हैं, जगन मोहन रेड्डी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके बाद के परिणाम भी कांग्रेस समझ रही है क्या बखूबी? देखिए, मुझे लग रहा है कि जो स्थिति हालात है वो बहुत ही निगेटिव है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए वहां पर सिर्फ खोने की स्थिति में है वो, और इसीलिए शायद वो उसको ये लग रहा है कि तेलंगाना को अगर फुलफिल करे, कम से कम तेलंगाना में अपने को बचाया जा सके। वहां पर 2009 के चुनाव को देखें तो सबसे बड़े दल के रूप में सबसे ज्यादा सांसद वहां से लेकर आए थे, और इसीलिए 200 का आंकड़ा पार कर पाई थी कांग्रेस लोकसभा चुनाव में। लेकिन जो हालात वहां पे बने, आज की स्थिति सबसे खराब, और इसीलिए वहां पे इंडिविजुअल लेवल पे बातें हो रही, चाहे वो कांग्रेस के सांसद हो, किस तरह से 6 कांग्रेस सांसदों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है, क्योंकि वहां पर उनके लिए पॉलिटिकल संकट पैदा हो गया। उनका एक तरह से पॉलिटिकल डेथ होने जा रहा है अगर वो इस बिल को लेकर आगे बढ़ते। तो इसलिए वहां पर चाहे किरण रेड्डी की बात करें, चाहे टीडीपी की बात करें, चाहे कांग्रेस के सांसदों की बात करें, हर कोई अपनी राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहा है वहां पर। और इसीलिए वहां पर आप देखिएगा अलग अलग तबके से अलग लेवल पे विरोध हो रहा है। यहाँ तक कि ये वाकई क्या बेशक सियासी लड़ाई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस का एकाएक तेलंगाना पर आगे बढ़ना सियासी कदम है। क्या किरण कुमार रेड्डी भी सियासी मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो जगन मोहन रेड्डी हो? या बड़ा सवाल ये भी है कि तेलंगाना लगभग 76% रेवेन्यू राजस्व जनरेट होता है तेलंगाना से पूरे आंध्र के मुकाबले। लगभग 40% आबादी तेलंगाना में रहती है पूरे आंध्र के मुकाबले, और लगभग 41% हिस्सा तेलंगाना का आता है। ये बड़ी वजह ये है। देखिए, सिर्फ अगर ये जो विरोध है उसकी असली वजह यह है कि
रेवेन्यू डेफिसिट, वहां पर बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, क्योंकि वहां पर अगर आप तय कर देते हैं बड़ा हिस्सा जो है, अगर आप सीमांध्रा की बात करें तो करीब 45,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू वहां पर आता है, और वहां पर जो खर्च है वो करीब 60,000 करोड़ रुपए का है। 15,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट वहां पर है। और रेवेन्यू डेफिसिट अगर, क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, तेलंगाना की राजधानी बनने जा रहा है हैदराबाद, वहां पर सारे संस्थान जो आप कह सकते हैं कि बिजनेस हब के अलावा एजुकेशनल हब सब कुछ। हो सकता है बेशक सियासतदानों के लिए इसमें अपने सियासी मायने हो, लेकिन वहां के लोगों के लिए आर्थिक और सामाजिक वजह भी